नमस्कार साथियों, आगे करते इस चैप्टर को। आगे बात आती है अपनी ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे आज, इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ेंगे आज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अपना V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के I के। I का मतलब क्या है? करंट है। अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हम हटाएं यहाँ से, तो इसकी जगह पे आ जाएगा एक कांस्टेंट जिसका नाम है R, या IR बोल दो उसको। यहाँ पे R क्या है? कांस्टेंट है एक। और कौन सा कांस्टेंट? रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस, आर का मतलब है रेजिस्टेंस। अब आप कहोगे भी रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? रेजिस्टेंस वो चीज़ है जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करे। तो देखो, ये इसमें भी लिख रखा है बुक में, आर इज ए कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन मेटेलिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर पे जितना करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा होगी ना, उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, या आर की वैल्यू, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेज। तो रेजिस्टेंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द, रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, उसके रास्ते में रुकावट पैदा करना। रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। एक बार देखते हैं दोबारा। ओम्स लॉ कहता है जो पोटेंशियल डिफरेंस है V की वैल्यू है जो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। डायरेक्टली का मतलब होता है अगर V की वैल्यू बढ़ेगी तो I की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, V की वैल्यू घटेगी या कम होगी तो I की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाएं यहाँ से और इक्वल का साइन लगाएं, तो इसकी जगह पे आ जाएगा एक कॉन्स्टेंट जिसका नाम है R, और R को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। रेजिस्टेंस क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसके द्वारा जो क्या है, करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस या जो विरोध है या जो रुकावट है वो पैदा होती है ना, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ की जो इक्वेशन हो क्या होगी? V इज इक्वल टू IR। ये होगी ओम्स लॉ इक्वेशन। इसको बोलेंगे क्या? ओम्स लॉ इक्वेशन। अब यहाँ से अगर देखो, तीन वैल्यू हैं, इनमें से अगर कोई भी दो वैल्यू दे रखी हैं और तीसरी वैल्यू निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। जैसे R की वैल्यू निकालनी हो तो R की वैल्यू जाएगी V बाई में I। इससे निकली है भी ओम्स लॉ से निकली। I की वैल्यू निकालनी हो, V और R की दे रखी है, तो क्या हो जाएगी? V बाई में R। तो ये तीनों के तीनों जो इक्वेशन है, ये क्या है? आगे जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना, तब ये हम यूज़ करेंगे इन इक्वेशंस का। नंबर 1 क्या है? V इज इक्वल टू IR। सेकेंड है R इज इक्वल टू V बाई I, और I इज इक्वल टू V बाई में R। अब इस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस है और करंट है ना, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली का मतलब होता है उल्टा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। ठीक है। इससे क्या भी बात हमें प्रूव होती है कि जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट है, जो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली होता है उल्टा, मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, दूसरी चीज़ कम होगी तो जो पहले वाली चीज़ है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है? अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम पास होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या है? ज़्यादा पास होगा। ये था ओम्स लॉ। अब रेजिस्टेंस है जो अपना, रेजिस्टेंस है जो R है, उसको मापेंगे हम ओम के अंदर, OHM, और उसका जो साइन ना, वो ऐसा साइन है उसका। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी मापने की? ओम, कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है, और उसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे ओम को। जैसे करंट की वैल्यू, करंट को किस में मापते थे? एम्पियर में। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में। ऐसे ही रेजिस्टेंस को मापेंगे ओम के अंदर। और ये क्या है? अपना ओम्स लॉ है। अब एक ग्राफ है ओम्स लॉ का, ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये ग्राफ कहता है कि अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या लें? V की वैल्यू लें या पोटेंशियल डिफरेंस लें। ये वाई एक्सिस है, V की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया हमने, और ये X की वैल्यू है, इसके ऊपर क्या ले लिया हमने? करंट की वैल्यू ले ली, या A की वैल्यू ले ली। करंट को हम A से डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं, और मापते हैं एम्पियर के अंदर। ये वोल्टेज होगी या पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो जो इसका ग्राफ होगा ना, वो हमेशा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा।
तो ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन या सीधी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन। अब इस सीधी लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू है, करंट की वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे है एक वैल्यू है, यहाँ पे भी और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये वैल्यू मतलब करंट की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी ऐसे ऐसे किसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की। क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ग्राफ आ जाए ना ओम्स लगा तो क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी लाइन होगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ओम्स लॉ कहता है जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो उसकी जगह कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी आर, जिसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, जो करंट के रास्ते में रुकावट को पैदा करे ना उसको बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब यहाँ से ओम्स लॉ की जो इक्वेशन हो क्या आ गई, वी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से इसी इक्वेशन को हम इस साइड लेके आएंगे। अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो वी बाई में आई, और आई की वैल्यू निकालनी है तो वी बाई में आर, और इससे आई इज इक्वल टू वी बाई आर। इससे क्या पता चलता है, जो रेजिस्टेंस है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना कम होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा जो करंट है उतना ज़्यादा होगा। और रेजिस्टेंस को मापने की यूनिट है ओम, उसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे ओम को। फिर ग्राफ पड़ा है, ग्राफ क्या कहता है ओम्स लॉ का, कि अगर वाई एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लें और एक्स एक्सिस के ऊपर करंट की वैल्यू लें तो जो लाइन है ग्राफ की वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे वी की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हो क्या है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब तक ये बातें पढ़ी। अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस है ना कंडक्टर का वो डिपेंड करता है। अब जो फैक्टर, जिसको क्या लिखेंगे हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमने देखना है जो आर है ना, एक इक्वेशन है, जो आर है वो क्या है, कंडक्टर की जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एल यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर कह दो या वायर कह दो, कोई भी वायर है उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, रेजिस्टेंस। जितना लंबा वायर होगा उतना उसके अंदर ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा होगी। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी जो इक्वेशन है, सेकंड जो इक्वेशन है वो कहती है कि जो रेजिस्टेंस है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी ए क्या है, यहाँ पे ए है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर कह दो या फिर कंडक्टर कह दो। कंडक्टर वो कोई भी हो सकता है, कोई भी मेटल का हो सकता है या कोई भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी अपनी। क्या कहता है, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के, जो वायर की लेंथ है ना उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। और क्रॉस सेक्शन एरिया है जो वायर का, क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम सीधी सीधी भाषा में बोलें तो होता है वायर की मोटाई, कि जो अपना वायर है, जो तार है वो कितना मोटा है। ठीक है, तो अगर वायर की जो मोटाई अगर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और वायर की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम होगा तो रेजिस्टेंस उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब उल्टा काम है, रेजिस्टेंस है जो वो क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया या जो वायर की मोटाई है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वायर की मोटाई ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, अगर वायर की मोटाई कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आएगा, क्योंकि अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करें, कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो क्या बात निकल के आई, आर है जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल बाई ए। इसका मतलब लेंथ के तो डायरेक्टली हो गया, और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया या मोटाई के क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब फिर अगर इसको डायरेक्टली के जो ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसको हम रिमूव करें, इक्वल का साइन लगाएं तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी रो एल बाई ए। अब जो ये रो है ना ये क्या है, ये है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस आर तो लगता, ये है रेजिस्टिविटी। तो इक्वेशन क्या निकल के आई अपने सामने कि जो आर है रेजिस्टेंस हो क्या है, रो एल बाई ए। रो क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी है। अब रेजिस्टिविटी की अगर हम यूनिट निकालें क्या होती है तो कैसे निकलेगी, देखो एक बार यहाँ से अगर हम रो की वैल्यू निकालना चाहें तो आर, और ये इस साइड आएगा तो ए बाई में एल हो जाएगा, पलट जाएगा, उल्टी हो जाएगी एल। अब रो की हमें यूनिट निकालनी है, रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है। रेजिस्टेंस की आर की यूनिट का हमें पता है ओम है।
एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, हमेशा स्क्वायर के अंदर होता है एरिया। और लेंथ किसके अंदर होती है, मीटर के अंदर। मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। जो रो है ना रेजिस्टिविटी, उसकी यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। तो रेजिस्टेंस की यूनिट तो क्या थी, ओम थी, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है अपने पास उसकी यूनिट क्या निकल के आई, ओम मीटर। ये बात हमें याद रखनी है। चलो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। थैंक यू।